हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सिस्टमैटिक प्राइस रिस्क, जिसके अंदर हम बीटा के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, समझेंगे और फिर हम बीटा के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे सिस्टमैटिक प्राइस रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को आप लोगों के साथ डिस्कस करना स्टार्ट करूं और इसकी एक डिटेल्ड नॉलेज आप लोगों को मैं डिलीवर करूं, मैं आप लोगों को एक बिग पिक्चर प्रेजेंट करना चाहूँगा, जिसके थ्रू आप ये देख पाएंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है ये ओवरऑल जो पिछली हमारी क्लासेस की सीरीज चली आ रही है उसमें किस तरह से फिट होता है। तो जब आप एक बार उन टॉपिक से आज की टॉपिक को आप रिलेट कर पाएंगे तो आपके लिए आज की क्लास को समझना, उसको फॉलो करना आप लोगों के लिए ज्यादा मीनिंगफुल होगा, ज्यादा इजी होगा और ज्यादा लॉजिकल भी होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पिछली पुरानी कुछ क्लासेस की सीरीज में हमारा आज का जो लेक्चर है वो किस तरह से फिट होता है। ठीक है जी, तो चलिए इस स्क्रीन के ऊपर जो स्लाइड आ रही है आपके सामने, इसके ऊपर एक जल्दी से आप नजर डालिए। हमने पिछली कुछ क्लासेस में हेजिंग के कॉन्सेप्ट को समझा था, जिसमें हमने देखा था कि हम किस तरह से एक कॉन्ट्रा पोजीशन एक दूसरे मार्केट के अंदर क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपने कैश मार्केट के अंदर पोजीशन ले रखी है, तो किस तरह से आप फ्यूचर्स मार्केट के अंदर एक कॉन्ट्रा पोजीशन क्रिएट करके कैश मार्केट की जो पोजीशन है उससे पैदा होने वाले रिस्क को आप कवर करने की कोशिश करते हैं। भाई एक बात तो आप लोगों को माननी पड़ेगी और वो बात ये है कि अगर आप लोगों को रिस्क की समझ अच्छी होगी तभी आप रिस्क को अच्छी तरह से कवर करने के लिए स्ट्रेटजी बना पाएंगे। भाई ये बात तो समझ में आने वाली है ना कि अगर आप रिस्क को ही अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो आप उसको कवर करने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाएंगे, जो आप स्टेप्स लेंगे, वो शायद उतने ज्यादा फ्रूटफुल या उतने ज्यादा इफेक्टिव ना हो। तो चलिए इस पॉइंट के ऊपर तो हम लोग एग्रीड हैं कि रिस्क को अच्छी तरह से कवर करने के लिए यानी कि हेजिंग को बहुत ही इफेक्टिवली इन प्लेस करने के लिए हमें जो रिस्क की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी रिस्क की समझ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इसी दिशा में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम रिस्क को समझने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि रिस्क की डेफिनेशन क्या है और कितनी तरह का रिस्क होता है। जैसे कि स्क्रीन पे आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि रिस्क को दो तरह से डिफाइन किया गया है कि भाई अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है और सिस्टमैटिक रिस्क होता है। और उसके बाद में हम सिस्टमैटिक रिस्क को किस तरह से मेजर करते हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब अगर आपने एक बार किसी कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो दूसरा स्टेप होता है कि भाई हम रिस्क को किस तरह से मैनेज करेंगे। तो मैनेज करने के लिए जाहिर सी बात है कि उसका मेजरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है और फिर उस डायरेक्शन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम दो कॉन्सेप्ट देखेंगे। हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा और कॉन्सेप्ट ऑफ आर स्क्वायर्ड, जिनकी मदद से हम ये देखेंगे कि रिस्क को किस तरह से मेजर किया जाता है। तो जब एक बार हम रिस्क को मेजर करना देख लेंगे उसके बाद फिर हम एक अनदर डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से इंडेक्स फ्यूचर्स का इस्तेमाल करते हैं हम अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए, अपनी पोजीशंस को कवर करने के लिए। और जब हम इंडेक्स फ्यूचर्स का एक यूज देखेंगे हेजिंग के लिए तो वहां पर फिर हम अगेन जो एप्लीकेशन ऑफ बीटा है हेजिंग के अंदर उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा है और जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क है और कॉन्सेप्ट ऑफ हेजिंग है ये इंटरट्वाइंड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको ये जो पिक्चर है इसलिए प्रेजेंट करना चाह रहा था कि अभी पहले हमने हेजिंग को समझा, अब उसके बाद हम रिस्क पर आ जाएंगे। रिस्क को देखेंगे हम अलग अलग तरह के रिस्क, जैसे कि अनसिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक रिस्क को देखेंगे और फिर उसके अंदर बीटा और आर स्क्वायर्ड को देखेंगे और उसके बाद फिर हम इंडेक्स फ्यूचर्स की मदद से हेजिंग करने की कोशिश करेंगे और वहां पर बीटा का एप्लीकेशन देखेंगे। तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो कि हम इस टॉपिक से उस टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं, फिर दूसरे टॉपिक से तीसरे टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं। तो मैं चाहता था कि आपको ये पिक्चर प्रेजेंट करूं ताकि आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को आप रिलेट कर पाएं कि भाई हमने हेजिंग पढ़ी, हेजिंग के अंदर हमने रिस्क को कवर करने की एक प्रोसेस देखी, अब उसी प्रोसेस को और ज्यादा एक्यूरेट और इफेक्टिव बनाने के लिए हम अपनी रिस्क की समझ को बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए हमने देखा कि अलग अलग रिस्क कौन से हैं। फिर उसके अंदर हमने रिस्क को मेजर करने की कोशिश करी और जब एक बार रिस्क को हमने मेजर करने की एक प्रोसेस देख ली, एक सिस्टम देख लिया, उसके बाद फिर हमने उसी को अप्लाई किया कि हम किस तरह से हम इंडेक्स फ्यूचर्स की मदद से हेजिंग करते हैं और वहां पर हम जो रिस्क को मेजर करने का हमने एक प्रोसेस देखी थी उसको हम किस तरह से इंडेक्स फ्यूचर्स की मदद से जब हम हेजिंग करते हैं तो वहां पर हम किस तरह से बीटा के कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़ते हुए और एक दूसरे से रिलेट होते हुए दिखाई पड़ देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो आप ये मान करके चलिए
कि हम कहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं, ठीक है ना, वी आर हियर, क्योंकि हम हेजिंग को क्या कर चुके हैं, हम समझ चुके हैं। और हम यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज रिस्क, उसके बाद हम रिस्क के टाइप्स देखेंगे और उसके बाद हम रिस्क का मेजरमेंट देखेंगे और फिर यहाँ से हम कहाँ पर आ जाएंगे, हम देखेंगे कि किस तरह से हम इंडेक्स फ्यूचर्स का इस्तेमाल करते हैं हेजिंग के लिए और उसके अंदर बीटा को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो मैंने आपको ये भी एक पूरा नेविगेशन बता दिया है कि किस तरह से हम नेविगेट करेंगे फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, जस्ट टू मेक श्योर कि आप जो एक टॉपिक का जो रिलेशन है एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से, आप उसको कहीं आप ना भूल जाए। ठीक है जी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिस्क को समझना। चलिए हम जल्दी से समझते हैं प्राइस रिस्क को कि बाय डेफिनेशन प्राइस रिस्क का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप स्क्रीन के सामने देख भी सकते हैं कि प्राइस रिस्क इज नथिंग बट चेंज इन द प्राइस मूवमेंट ऑफ एन एसेट हेल्ड बाय अ मार्केट पार्टिसिपेंट इन एन अनफेवरेबल डायरेक्शन। क्या समझे आप? बहुत इजी है कि जैसे अगर किसी मार्केट पार्टिसिपेंट ने, मार्केट पार्टिसिपेंट बोले तो जैसे कोई इन्वेस्टर, कोई ट्रेडर, कोई पोर्टफोलियो मैनेजर, कोई फंड मैनेजर, हम सभी कोई भी तरह के मार्केट पार्टिसिपेंट हो, हम मार्केट के अंदर पोजीशंस लेते हैं, मार्केट के अंदर लॉन्ग होते हैं किसी एसेट के अंदर, किसी एसेट के अंदर हम शॉर्ट भी हो सकते हैं। तो उससे जुड़े हुए मार्केट में जो मूवमेंट होते हैं वो हम लोगों के लिए फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी हो सकते हैं, है कि नहीं? तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने एज एन इन्वेस्टर किसी एसेट के अंदर लॉन्ग पोजीशन ले रखी है, यानी कि आपने किसी एसेट को बाय कर रखा है, तो आपके लिए फेवरेबल डायरेक्शन में मूवमेंट कौन सा होगा बताइए? अपवर्ड। यानी कि आप हमेशा चाहेंगे कि अगर आप किसी एसेट के अंदर लॉन्ग हो तो मार्केट में अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूवमेंट हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो। देखिए अनफेवरेबल डायरेक्शन यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट की जो पॉसिबिलिटी है उसको ही हम प्राइस रिस्क के तौर पर डिफाइन करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि किसी एसेट के अंदर कोई पोजीशन है और उस पोजीशन से जुड़ा हुआ एक फेवरेबल डायरेक्शन में भी मूवमेंट हो सकता है और अनफेवरेबल डायरेक्शन में भी मूवमेंट हो सकता है। तो ये जो अनफेवरेबल डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट होने की जो पॉसिबिलिटी है उसको ही हम प्राइस रिस्क के तौर पर डिफाइन करते हैं। तो हमने देखा इस तरह से कि प्राइस रिस्क का बाय डेफिनेशन क्या मतलब होता है। चलिए अब जबकि हम प्राइस रिस्क को बाय डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ चुके हैं, अब हम एक स्टेप आगे लेते हैं और इस स्टेप में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि प्राइस रिस्क के सोर्सेज क्या है, यानी कि वो सोर्सेज क्या है जहां से प्राइस रिस्क निकल करके आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये समझा था कि प्राइस रिस्क क्या होता है, अनफेवरेबल डायरेक्शन के अंदर होने वाला जो प्राइस मूवमेंट है उसको ही हम प्राइस रिस्क बोलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आपने एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया है जिसमें आपने 4, 5, 6, 7, 8, 10 स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो अब आप ये देखने की तो कोशिश करेंगे ना कि ये जो प्राइस रिस्क है यानी कि आपके पोर्टफोलियो पर जो प्राइस रिस्क है वो प्राइस रिस्क कहां से निकल करके आ रहा है, वो किन सोर्सेस से निकल करके आ रहा है। तो इन्हीं सोर्सेस को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो प्राइस रिस्क को प्राइमरीली ब्रॉडली दो कंपोनेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, जो कि स्पेसिफिक रिस्क या अनसिस्टमैटिक रिस्क, और दूसरा अगर हम बोले तो मार्केट रिस्क या सिस्टमैटिक रिस्क के तौर पर जाना जाता है। मेरी बात समझे आप? यानी कि अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि प्राइस रिस्क है यानी कि अनफेवरेबल डायरेक्शन में होने वाले मूवमेंट से पैदा होने वाला जो रिस्क है वो दो सोर्सेस से जनरेट हो रहा है। एक सोर्स को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं स्पेसिफिक या अनसिस्टमैटिक रिस्क, और दूसरे सोर्स को हम बोलते हैं मार्केट रिस्क या सिस्टमैटिक रिस्क। यानी कि अब हम प्राइस रिस्क को एज अ होल नहीं देख रहे हैं, हम प्राइस रिस्क को हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा पोर्टफोलियो है, जो हमारा स्टॉक है, उसके ऊपर जो प्राइस रिस्क है वो प्राइस रिस्क बेसिकली दो डायरेक्शन से आ रहा है। एक जो उसका कंपोनेंट है वो क्या है, वो स्पेसिफिक या अनसिस्टमैटिक रिस्क है, और दूसरा कंपोनेंट बोले तो वो मार्केट रिस्क या सिस्टमैटिक रिस्क है। मेरी बात समझ रहे हैं? आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये दिमाग में बिल्कुल एकदम फिट होना चाहिए कि अगर आप कोई पोर्टफोलियो आप क्रिएट करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके ऊपर पैदा होने वाला रिस्क जो है वो दो डायरेक्शन से आता है, और उन्हीं डायरेक्शंस के बेसिस के ऊपर प्राइस रिस्क को दो कंपोनेंट्स में या दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क या स्पेसिफिक रिस्क, और दूसरा है मार्केट रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क। तो अब हम इन दो कंपोनेंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम जल्दी से समझते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क को, जो कि प्राइस रिस्क का पहला कंपोनेंट है।
इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, होपफुली आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया, यानी कि आपने मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया। आपने क्या किया, आपने कुछ पैसा आईटी स्टॉक्स में डाल दिया, कुछ पैसा आपने बैंकिंग इंडस्ट्री में डाल दिया, कुछ पैसा आपने फार्मा के अंदर डाल दिया, कुछ पैसा आपने टेलीकॉम के अंदर डाल दिया। इस तरह से आपने क्या किया, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट किया। ठीक है जी। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस पैदा होती हैं कि मार्केट ओवरऑल तो अच्छा चल रहा है, यानी कि फेवरेबल डायरेक्शन में प्राइस मूवमेंट निकल करके आ रहा है जो आपको प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन मार्केट में कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस हैं, कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज हैं जहां पर पेन है या जहां पर स्थिति अच्छी नहीं है। जैसा कि अभी हम आजकल देख रहे हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्री क्या अच्छी नहीं चल रही है, कि बहुत ही ज़्यादा जो बैड डेट्स हैं, बैड लोन्स हैं, उनका एक प्रेशर बैंक्स के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से बैंकिंग इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स हैं उनकी बहुत पिटाई हो रही है, और ऐसा अनुमान है कि आगे चल करके स्थिति और ज़्यादा क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है। तो अब आपने जो पोर्टफोलियो क्रिएट किया था उसका एक पार्ट जो है वो आपने सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट किया था, तो बाकी दूसरे स्टॉक्स का जो मूवमेंट है वो तो फेवरेबल है, यानी कि वो तो आपको प्रॉफिट दे रहा है, वहां पे रिस्क नहीं बना हुआ है। रिस्क कहां पर बना हुआ है, रिस्क बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर आपने जो इन्वेस्टमेंट डाला था उसके अंदर बना हुआ है। तो इसको मैनेज करने का क्या तरीका है, ये जो रिस्क है, सबसे पहले तो हम रिस्क की बात करेंगे। ये जो रिस्क है ये अनसिस्टमैटिक रिस्क है, क्योंकि पूरे इन्वेस्टमेंट के अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट में पेन है, एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर रिस्क है, तो इसको हम अनसिस्टमैटिक रिस्क के तौर पर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। यानी कि सिर्फ एक पॉकेट में, यानी कि सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेशन पर रिस्क अवेलेबल है या रिस्क आपको ट्रबल कर रहा है। तो इस तरह के रिस्क को मैनेज करना भी बहुत ज्यादा आसान होता है। भाई इस तरह के रिस्क को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, वहां से आप इन्वेस्टमेंट अपना निकाल करके एक ऐसी इंडस्ट्री या एक ऐसे स्टॉक के अंदर डाल सकते हैं जहां पर स्थिति जो है फेवरेबल है, जहां पर जो सिचुएशन चल रही है वो अच्छी चल रही है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क जो होता है वो यहाँ पर आप देखेंगे भी, वो यूनिक होता है, वो पर्टिकुलर कंपनी को लेकर के या पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर के। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क ऐसा रिस्क होता है जो यूनिक है, जो पर्टिकुलर है किसी कंपनी को लेकर के या किसी इंडस्ट्री को लेकर के। ठीक है जी। तो अगर आप रिस्क को मैनेज करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, दिस रिस्क कुड बी रिड्यूस्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट बाय डाइवर्सिफाइंग द पोर्टफोलियो। यानी कि आप इस रिस्क को बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस रिस्क का मैनेज किया जा सकता है कि आप अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लें, उस पर्टिकुलर कंपनी से दूसरी कंपनी में डाइवर्सिफाई कर लें, या अगर पूरी इंडस्ट्री के अंदर वो रिस्क है तो आप दूसरी इंडस्ट्री के अंदर क्या कर लें, आप डाइवर्सिफाई कर लें। तो अगेन अनसिस्टमैटिक रिस्क कौन सा रिस्क होता है, जो यूनिक होता है, जो पर्टिकुलर होता है किसी कंपनी को लेकर के या किसी इंडस्ट्री को लेकर के। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। भाई जाहिर सी बात है कि इस तरह का जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है उससे हम लोगों को अक्सर उसका सामना करना पड़ता है। इस तरह का रिस्क अक्सर हम लोगों को ट्रबल करता है कि आपने 4, 5, 8, 10 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, बाकी स्टॉक्स तो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जो 1-2 स्टॉक्स हैं वहां पर ट्रबल है। तो क्योंकि वो जो ट्रबल है वो पर्टिकुलर कंपनी के अंदर है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर है, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर है, तो इस तरह का रिस्क क्या बोला जाता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क बोला जाता है। और इस तरह के अनसिस्टमैटिक रिस्क को जो मैनेज करने का एक तरीका होता है वो ये होता है कि आप क्या कर दिए, आप डाइवर्सिफाई कर दिए, उस पर्टिकुलर स्टॉक, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को एग्जिट करके आप अपना इन्वेस्टमेंट किसी दूसरी इंडस्ट्री के अंदर आप ले जाएं। ठीक है जी। तो इस तरह से आप अनसिस्टमैटिक रिस्क को बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं सिस्टमैटिक रिस्क को। देखिए जैसा कि नाम से ही एक मीनिंग निकल करके आ रही है कि एक ऐसा रिस्क जो कि सिस्टम के अंदर है, क्योंकि इसका नाम ही है सिस्टमैटिक रिस्क। पहले अगर हम इसको कंपेयर करें और एक स्टेप अगर हम पीछे जाएं अनसिस्टमैटिक रिस्क पर, तो वहां पर हमने देखा था कि हमने एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया और वहां पर जो रिस्क था वो ओवरऑल पोर्टफोलियो में ना होकर के पोर्टफोलियो की एक पॉकेट में था, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में था, और उसको हमने क्या किया था, बहुत ही इजीली डाइवर्सिफाई भी करने की कोशिश की थी कि हमने उस इंडस्ट्री से एग्जिट करके अपने इन्वेस्टमेंट को किसी दूसरी इंडस्ट्री के अंदर क्या कर लिया था, डाइवर्सिफाई कर लिया था। तो इस तरह से हमने अनसिस्टमैटिक रिस्क के अंदर देखा था कि अनसिस्टमैटिक रिस्क किसी पर्टिकुलर कंपनी या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर के होता है और वो डाइवर्सिफाइबल होता है, यानी कि उस तरह के रिस्क को हम मैनेज कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके। अब हम पढ़ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं सिस्टमैटिक रिस्क को। तो सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो
नॉन डाइवर्सिफाइबल है। नॉन डाइवर्सिफाइबल क्यों है? क्योंकि इसको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रिस्क है ये पूरे सिस्टम के अंदर रिस्क है। इसको मैं कुछ इस तरह से बताने की कोशिश करूंगा कि फॉर एग्जांपल हम बात करें कि इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो एक इंडियन इकोनॉमी एक अच्छी डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है, या फॉर वॉट एवर रीजंस जो हैं वो इंडियन इकोनॉमी क्या हो सकती है, एक अनफेवरेबल डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है, जिसकी वजह से जो रिस्क पैदा होगा, जिसकी वजह से जो मंदी आएगी वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर नहीं आएगी, वो सारी इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करेगी वो मंदी। तो इस तरह का जो रिस्क होता है उसको हम सिस्टमैटिक रिस्क के तौर पर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ये इकोनॉमिक रिस्क भी हो सकता है, ये इंटरेस्ट रेट का रिस्क भी हो सकता है, ये पॉलिटिकल रिस्क भी हो सकता है, जैसे आजकल भाई मोदी गवर्नमेंट है, ठीक है जी, और बहुत अच्छी तरह से वो इकोनॉमी को हैंडल कर रहे हैं। तो आज ये है कि एक इकोनॉमी एक अच्छी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो कहने का मकसद ये है कि जब एक इकोनॉमी अच्छी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसका जो गुड इम्पैक्ट है वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ना लेकर के वो सारी इंडस्ट्रीज को होगा। सारी इंडस्ट्रीज जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, जो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स हैं उससे बेनिफिट कर रहे हैं और या उससे बेनिफिट करेंगे या उससे बेनिफिट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि एक ऐसी सिचुएशन हो जिसमें इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल, तो उससे जो निगेटिव इम्पैक्ट होगा, उससे जो रिस्क होगा वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर के नहीं होगा, वो सारी इंडस्ट्रीज को होगा। और इस तरह का रिस्क ही सिस्टमैटिक रिस्क के तौर पर आइडेंटिफाई किया जाता है। तो जैसे मैंने बोला कि कोई जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है वो एक इकोनॉमिक रिस्क भी हो सकता है, वो पॉलिटिकल रिस्क भी हो सकता है, वो इंटरेस्ट रेट का भी रिस्क हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के जो एक बॉटम लाइन है वो ये है कि सिस्टमैटिक रिस्क ऐसा रिस्क होता है जिसको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो रिस्क है वो इकोनॉमी की सारी पॉकेट्स में है, वो इकोनॉमी की सारी लोकेशंस के ऊपर वो अवेलेबल है। तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम एक इंडस्ट्री के अंदर जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था उस इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट को एग्जिट करके हम क्या कर जाएं, हम किसी दूसरी इंडस्ट्री के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर दें, हम डाइवर्सिफाई कर दें और उस पर्टिकुलर रिस्क को हम क्या कर दें, अवॉइड कर लें। तो सिस्टमैटिक रिस्क अगेन एक इस तरह का रिस्क होता है जो कि नॉन डाइवर्सिफाइबल होता है, जिसको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई अगर हम इसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं तो इसको मैनेज करने का क्या दूसरा तरीका है। देखिए इसको मैनेज करने के लिए हम इंडेक्स डेरिवेटिव्स जो हैं वो उनका इस्तेमाल करते हैं। इंडेक्स डेरिवेटिव्स को यूज करके हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं और उनकी मदद से हम जो हमारे पोर्टफोलियो, हमारे इन्वेस्टमेंट, हमारे स्टॉक्स के अंदर जो सिस्टमैटिक प्राइस रिस्क है उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन उस स्टेप के ऊपर जाने से पहले जहां पर हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम एक इंडेक्स डेरिवेटिव्स को सिस्टमैटिक प्राइस रिस्क को मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिस्टमैटिक रिस्क हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। यानी कि जो सिस्टमैटिक रिस्क का जो लेवल है उसको हम मेजर करने का ये एक प्रोसेस, एक सिस्टम, एक मेथोडोलॉजी हम देखेंगे। और जब हम एक बार ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा जो पोर्टफोलियो है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, उस पे सिस्टमैटिक रिस्क का क्या लेवल इन्वॉल्व है, वो कितना ज्यादा एक्सपोज्ड है मार्केट रिस्क को लेकर के, और जब एक बार हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसको हम मेजर कर लेंगे, तो ही हम एक अच्छी तरह से इसको मैनेज भी कर पाएंगे। तो अगेन मैनेजमेंट का जो फर्स्ट स्टेप है वो है मेजरमेंट। तो अगर हम बात करें कि सिस्टमैटिक रिस्क को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम दो कॉन्सेप्ट जो हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा देखेंगे और हम देखेंगे किस तरह से हम बीटा का एक यूज करते हैं सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करने के लिए, और उसके बाद फिर हम आर स्क्वायर्ड का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे और देखेंगे किस तरह से आर स्क्वायर्ड और बीटा के थ्रू हम सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन करके हम किस तरह से इंडेक्स बेस्ड डेरिवेटिव्स को हम सिस्टमैटिक रिस्क को मैनेज करने के लिए इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो हम मूव ऑन करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि हम इसको किस तरह से मेजर करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि हम किस तरह से सिस्टमैटिक प्राइस रिस्क को मेजर करते हैं और उसके बाद हम इसका मैनेजमेंट भी देखेंगे
कि किस तरह से हम इंडेक्स डेरिवेटिव्स की मदद से सिस्टमेटिक प्राइस रिस्क को हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है इसका मेजरमेंट। तो इसके लिए मैंने कुछ ग्राफिकल कंटेंट आप लोगों के लिए क्रिएट किया, आप उसको देखिए, ऑब्जर्व करिए, समझने की कोशिश करिए और साइड बाय साइड मैं भी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि हमारे पास दो स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि सिस्टमेटिक प्राइस रिस्क को मेजर करने में हमें हेल्प करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा और दूसरा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ आर स्क्वायर्ड। तो हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा से। आपको बताया जा रहा है कि इट इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ स्टॉक टुवर्ड्स द चेंज और प्राइस मूवमेंट इन द मार्केट, दैट इज मार्केट इंडेक्स। इसको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि हम किसी स्टॉक के अंदर या किसी पोर्टफोलियो के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और बीटा के माध्यम से हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो है या जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट के अंदर जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है उसको लेकर के कितना रिस्पॉन्सिव है। समझ में आई मेरी बात? फिर से ध्यान सुनिएगा। अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट का रिप्रेजेंटेशन जो है वो मार्केट इंडेक्स के माध्यम से होता है। इस बात को तो हम बहुत अच्छी तरह से समझते ही हैं। यानी अगर हम बात करें कि इंडियन स्टॉक मार्केट, तो ये वर्ड जो है ये अपने आप में उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है क्योंकि मार्केट के अंदर तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो मार्केट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, मार्केट का जो बैरोमीटर होता है वो मार्केट इंडेक्स होता है। जैसे कि हम यहाँ पर निफ्टी को एज्यूम कर सकते हैं कि भाई निफ्टी एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स है। निफ्टी जो है वो एक 50 सिक्योरिटीज की एक ऐसी बास्केट है जो मार्केट को रिप्रेजेंट करती है। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ रही है। तो अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे, या अगर हम ये देखने की कोशिश करना चाहते हैं कि भाई मार्केट के अंदर जो उठापटक हो रही है, मार्केट के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, चाहे वो अप साइड हो चाहे वो डाउन साइड हो, वो मार्केट की उस मूवमेंट को लेकर के हमारा जो पोर्टफोलियो है वो कितना रिस्पॉन्सिव है। यानी कि मार्केट के अंदर एक सर्टेन मूवमेंट क्रिएट हो रही है, उस मूवमेंट को लेकर के हमारा पोर्टफोलियो कितना चेंज हो रहा है, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा है वो हमें ये हेल्प करता है इस बात को मेजर करने में, यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करने में हमें हेल्प करता है। तो जब मार्केट की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? हम मार्केट इंडेक्स की बात करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि यहाँ पर हम निफ्टी को एज ए ब्रॉड मार्केट इंडेक्स के तौर पर हम ले सकते हैं। तो अगेन वापस आते हैं इस पॉइंट के ऊपर और निफ्टी को लेकर के इस पॉइंट को वापस एक बार रिपीट करते हैं। तो बीटा हमें ये हेल्प करेगा ये देखने के लिए कि अगर हम निफ्टी की बात करें या एक दूसरा मार्केट इंडेक्स है सेंसेक्स भी ले सकते हैं जो कि 30 सिक्योरिटीज का एक पोर्टफोलियो होता है, तो हमारा पोर्टफोलियो इन इंडाइसेस को लेकर के कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल निफ्टी के अंदर कोई मूवमेंट होता है अप साइड या डाउन साइड, तो उसको लेकर के हमारा जो पोर्टफोलियो है वो कितना मूव करता है, चाहे सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। तो यही रिस्पॉन्सिवनेस को हम बीटा के माध्यम से हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, मेजर करने की कोशिश करते हैं, जो कि अभी हम थोड़ी देर में आगे भी देखेंगे। आगे देखते हैं, एक और पॉइंट आप लोगों के लिए सामने आ रहा है कि as the responsiveness of stock is measured with respect to an index, the beta of index is considered 1। क्या मतलब हुआ? ये न्यूमेरिकल फिगर्स हैं, जैसे कि 1 हो गया, 1.5 हो गया, 2 हो गया। बीटा की जो एक कैलकुलेशन निकल करके आता है वो इस तरह से न्यूमेरिकल फिगर्स में निकल करके आता है और इन फिगर्स के माध्यम से, इन संख्याओं के माध्यम से हम रिस्पॉन्सिवनेस को ऑब्जर्व करते हैं। यानी कि किसी पोर्टफोलियो का बीटा या किसी स्टॉक का बीटा 1.5 है या 1.2 है, यानी कि ये मार्केट इंडेक्स के कंपैरिजन में, जैसे कि निफ्टी के कंपैरिजन में या सेंसेक्स के कंपैरिजन में, जिसको भी हम बेस बना करके हम बीटा को कैलकुलेट करेंगे, तो उस मार्केट इंडेक्स की कंपैरिजन में ये इतने टाइम्स, यानी कि अगर बीटा 1.5 है तो हम बोलेंगे कि जो हमारा पोर्टफोलियो जो है वो निफ्टी के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स रिस्पॉन्सिव है, ठीक है ना। यानी कि निफ्टी के कंपैरिजन में इसमें जो मूवमेंट होगा वो 1.5 गुना होगा,
यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अभी समझ रहे हैं इसको, अभी आगे कैलकुलेट भी करेंगे, इसका विजुअल प्रेजेंटेशन भी देखेंगे। अभी जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अभी उसका विजुअल प्रेजेंटेशन देख लेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो मैंने आपसे कहा कि बीटा क्या है, बीटा रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करता है, रिस्पॉन्सिवनेस को कैलकुलेट करता है। तो कैलकुलेट करने के बाद जब बीटा का नंबर निकल करके आता है, बीटा की फिगर निकल करके आती है, तो वो कुछ इस तरह से हो सकती है। वो एक न्यूमेरिकल फिगर हो सकती है, वो 1.2 1.5 हो सकती है, वो 1 से कम भी हो सकती है या 1 भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जब वो बीटा का जो नंबर कैलकुलेट होकर के निकल करके आता है, वो हमें ये बताता है कि हमारा स्टॉक या हमारा पोर्टफोलियो निफ्टी के कंपैरिजन में या जिस मार्केट इंडेक्स को बेस बना करके हमने इस बीटा को कैलकुलेट किया है, तो वो उस मार्केट इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना रिस्पॉन्सिव है। तो बीटा का जो नंबर होगा, बीटा की जो संख्या होगी, तो वो उतना ही गुना रिस्पॉन्सिव होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, अभी उसका विजुअल प्रेजेंटेशन भी दूंगा कि हमारा अगर बीटा 1.2 निकल करके आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो स्टॉक या हमारा जो पोर्टफोलियो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो 1.2 टाइम्स रिस्पॉन्स देगा जो कि मार्केट इंडेक्स के अंदर जो चेंजेस होंगे, ठीक है जी। तो ऐसा हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और आपको बताई जा रही है कि इंडेक्स का बीटा जो होता है वो 1 कंसीडर किया जाता है, क्योंकि हम इंडेक्स के बेसिस पर कैलकुलेट कर रहे हैं, हम इंडेक्स के कंपैरिजन में रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर रहे हैं। तो क्योंकि हम इंडेक्स को बेस बना करके अपनी पोर्टफोलियो या अपने स्टॉक की रिस्पॉन्सिवनेस को चेक कर रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा स्टॉक या हमारा पोर्टफोलियो कितना रिस्पॉन्सिव है। इसलिए जो बीटा, जो इंडेक्स का जो बीटा होता है, उसको 1 एज्यूम किया जाता है, ठीक है जी। तो इस बात को भी आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि इंडेक्स का बीटा कितना एज्यूम किया जाता है, इंडेक्स का बीटा 1 एज्यूम किया जाता है। चलिए अभी जो मैंने आपको एक पॉइंट्स एग्जांपल के तौर पे प्रेजेंट किए, उसी का एक थोड़ा सा विजुअल प्रेजेंटेशन भी देखते हैं हम कि अगर निफ्टी या कोई दूसरा मार्केट इंडेक्स अपसाइड मूव कर रहा है, तो उसके कंपैरिजन में हमारा जो पोर्टफोलियो है या स्टॉक है जिसका बीटा हमने कैलकुलेट कर रखा है, उसके अंदर हम किस तरह की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम। आपको बताया जा रहा है कि ये एज्यूम किया हमने कि हमारा जो स्टॉक है जिसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट किया है, उसका बीटा अगर 1.5 है और निफ्टी अगर 10% अपसाइड मूव करती है, तो हमारा जो स्टॉक है उसके अंदर 15% की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। मेरी बात समझ रहे हैं। एक हमने क्या किया, ब्रॉड डेटा के सैंपल्स लिए, हमने देखा कि पिछले कुछ वीक्स का हमने डेटा कलेक्ट किया कि पिछले कुछ वीक्स में निफ्टी में किस तरह का मूवमेंट रहा और पिछले कुछ वीक्स में, डेज में स्टॉक्स के अंदर किस तरह का मूवमेंट रहा, और इस तरह के दोनों के जो डेटा सैंपल्स को हम लोगों ने एनालाइज किया, उसके बेसिस पर हमने किसी पर्टिकुलर स्टॉक का बीटा 1.5 कैलकुलेट किया। तो ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद हम एक किस तरह का इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि अगर निफ्टी के अंदर 10% मूवमेंट होगी तो स्टॉक के अंदर 15% की मूवमेंट जो है एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एक जो ब्रॉड डेटा एनालिसिस करी उसके बेसिस पर जो हमने स्टॉक का जो बीटा कैलकुलेट किया था वो 1.5 किया था। अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरह से बीटा एक्चुअली में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो स्टेप बाद में। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसका कैलकुलेशन जो है वो हम सेकेंड स्टेप में डेफिनेटली देखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि किसी स्टॉक का या किसी पोर्टफोलियो का बीटा अगर 1.5 है तो हम उसमें निफ्टी के कंपैरिजन में किस तरह की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी स्लाइड मैं आप लोगों के सामने और दिखाऊंगा कि अगर मान लीजिए कि मार्केट में मूवमेंट डाउन साइड होता है तो किस तरह की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसको भी मैं दिखाता हूँ। अब आप इस क्लिप को देखिएगा कि फॉर एग्जांपल हमारा स्टॉक का जो बीटा है वो 1.5 हम लोगों ने कैलकुलेट किया है डेटा सैंपल्स को एनालाइज करने के बाद, और अब मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। मार्केट को निफ्टी के माध्यम से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल निफ्टी में 5% का फॉल आया, 5% की गिरावट आई, तो हम स्टॉक के अंदर 7.5% की गिरावट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं या वो हमें देखने को मिल सकती है। 1.5 टाइम्स 5%, तो यहाँ पर 5% है, 5% का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, तकरीबन 7.5% हो जाएगा।
तो इस तरह से हम बीटा को इंटरप्रेट करते हैं। तो अभी मैं आपको एक बीटा को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बीटा का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे अभी हम इसका कैलकुलेशन भी देखेंगे। तो कैलकुलेशन पर जाने से पहले आपके दिमाग में बिल्कुल ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि बीटा को हम किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। हम दो डेटा सैंपल्स लेते हैं, एक हम मार्केट का डेटा सैंपल लेंगे, यानी मार्केट मूवमेंट का डेटा सैंपल लेंगे। तो पूरा मार्केट कैसे मूव कर रहा है उसके लिए हम क्या ले लेंगे, एक मार्केट इंडेक्स उठा लेंगे। मार्केट इंडेक्स के लिए हम निफ्टी भी उठा सकते हैं, सेंसेक्स भी उठा सकते हैं। और उसके बाद हम स्टॉक मूवमेंट डेली बेसिस के ऊपर, भाई हमें प्राइसेस का डेटा तो अवेलेबल होता ही है, हम स्टॉक प्राइसेस का डेटा ले सकते हैं। और फिर उन दोनों डेटा सैंपल्स को जब हम स्टैटिस्टिकल टूल्स के अंदर जब डालेंगे तो वहां पर हमें बीटा की जो फिगर निकल करके आएगी, तो उसको हम किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे वो यहाँ पर मैंने इन दोनों क्लिप्स के माध्यम से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि अगर मार्केट अप साइड जाता है तो बीटा की जो संख्या है उतने गुना हम स्टॉक के अंदर या पोर्टफोलियो के अंदर क्या कर सकते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह का मूवमेंट निकल करके आएगा। तो मेरे ख्याल से इतनी सारी बातें करने के बाद आपको जो बीटा को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, बीटा का मतलब क्या होता है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर एक बार बोलता हूँ, बीटा जो है वो हमें रिस्पॉन्सिवनेस बताता है कि बीटा के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा स्टॉक है या जो हमारा पोर्टफोलियो है वो मार्केट के अंदर जो मूवमेंट है उसको लेकर के कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। जैसे यहाँ पर हमने स्टॉक का बीटा निकाला है, उसी तरह से हम पोर्टफोलियो का बीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका कैलकुलेशन भी मैं अभी आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा। तो बीटा को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, आई होप ये पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। और अब जैसा मैंने बोला था कि अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूं और आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से आप बीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, बीटा के कैलकुलेशन को स्टार्ट करने से पहले एक आध पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। आप इसको देखिए कि सबसे पहली बात तो ये कि द एक्सपेक्टेड मूवमेंट ऑफ स्टॉक with respect to index is not day-to-day specific. Beta is a measurement of responsiveness which captures price behavior of the two data sets over broad time horizon. जैसे अभी मैंने ये विजुअल एग्जांपल्स आप लोगों को दिए थे कि भाई ठीक है, स्टॉक का बीटा 1.5 है तो मार्केट के कंपैरिजन में 1.5 गुना अपसाइड या 1.5 गुना नीचे मूव करेगा। ठीक है जी। तो ये जो बीटा की जो फिगर है, ये बीटा का जो इंटरप्रिटेशन है, ये डे टू डे स्पेसिफिक नहीं है। यानी कि आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं कि भाई ठीक है आज इंडेक्स जो था वो या निफ्टी जो था वो निफ्टी के अंदर इतनी उछाल या इतनी गिरावट आई तो मुझसे हम अगर बीटा 1.5 है, बीटा कुछ भी हो सकता है, बार बार बोल रहा हूँ, बीटा 1.2 भी हो सकता है या 0.8 भी हो सकता है, 0.9 भी हो सकता है। जो भी बीटा आपने कैलकुलेट किया है वो डे टू डे स्पेसिफिक नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ निफ्टी के अंदर इतनी गिरावट या इतना उछाल आया तो हम बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि भाई इस स्टॉक के अंदर कितनी गिरावट या कितना उछाल आएगा। ठीक है जी। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये डे टू डे स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि बीटा को जो मेजर किया जाता है, जो रिस्पॉन्सिवनेस को हम मेजर करते हैं बीटा के माध्यम से, ये ब्रॉड टाइम होराइजन के बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। यानी कि जो हम डेटा सैंपल्स लेते हैं, यानी मार्केट मूवमेंट का जो हम डेटा सैंपल ले रहे हैं, मार्केट मूवमेंट के नाम के ऊपर हम सेंसेक्स का या निफ्टी का हम डेटा ले सकते हैं और उसके बाद हम स्टॉक के मूवमेंट का जो डेटा ले रहे हैं। तो वो जो डेटा सैंपल्स ले रहे हैं वो डेटा सैंपल एक दिन का नहीं है, वो 2 महीने का डेटा, वो 3 महीने का डेटा, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का डेटा हो सकता है। ठीक है जी। तो जब इतने बड़े हम और इतने बड़ी टाइम होराइजन के बेसिस के ऊपर जब हम डेटा सैंपल लेते हैं तो उन डेटा सैंपल को जब हम स्टैटिस्टिकल टूल्स के माध्यम से हम जब उनकी रिलेशनशिप को, रिस्पॉन्सिवनेस को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, तब जाकर के हमें बीटा जो है वो निकल करके आता है, बीटा का कैलकुलेशन हमें मिलता है। तो कहने का मकसद ये है कि बीटा जो है, बीटा को इंटरप्रेट इस तरह से आप ना करिए कि बिल्कुल एकदम वो मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है कि मार्केट में इतना मूवमेंट होगा और बीटा की फिगर हमारे पास है और बीटा की फिगर से हम क्या कर देंगे, उसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे स्टॉक के अंदर या हमारे पोर्टफोलियो के अंदर कितना मूवमेंट होगा। एक एक्सपेक्टेशन रहती है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही यही है कि ब्रॉड टाइम होराइजन के बेसिस के ऊपर लार्ज सैंपल डेटा को हमने ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि हाँ डेटा का बिहेवियर क्या है।
वो डेटा का बिहेवियर किसी पर्टिकुलर डे के ऊपर हो सकता है कि वो फिट ना बैठे, लेकिन ब्रॉड नंबर ऑफ डेज के ऊपर वो जो रिलेशनशिप जो हमने डेटा सैंपल्स के बेसिस के ऊपर हमने कैलकुलेट करी वो जरूर फिट बैठेगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यानी कि जो बीटा का जो नंबर है हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर डे के ऊपर वो उतना ज्यादा एक्यूरेटली मूवमेंट के बेसिस के ऊपर फिट ना बैठे, लेकिन अब जब लार्ज ऑब्जर्वेशंस लेंगे, आप कई बार मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे और आप मार्केट मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे और उसके विजावी उसके कंपैरिजन में आप स्टॉक या पोर्टफोलियो का मूवमेंट आप ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बीटा की जो फिगर है वो स्टैंड करती है। यानी कि बीटा ये इंटरप्रेट कर पाता है कि हाँ भाई, अगर मार्केट में यानी कि मार्केट इंडेक्स में अगर इतना मूवमेंट होगा तो उसके कंपैरिजन में मेरे पोर्टफोलियो या स्टॉक के अंदर इतना मूवमेंट हो सकता है। तो मैं आपको बेसिकली बस ये एक कैलकुलेशन में जाने से पहले आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो बीटा का जो कैलकुलेशन है उसे कोई मैथमेटिकल कांस्टेंट ना लिए आप, ठीक है जी, जो बिल्कुल एकदम हर सिनेरियो में हर सिचुएशन में फिट बैठेगा। ये डेटा सैंपल्स के बेसिस के ऊपर डेटा की रिस्पॉन्सिवनेस और बिहेवियर को चेक करने का एक टूल है, जो कि कोई जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल डे के ऊपर ये फिट बैठे या इंडिविजुअल डे के ऊपर ये सही साबित हो, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जब हम लेंगे तो बीटा की जो फिगर है वो स्टैंड करेगी, ठीक है जी। तो इसी के साथ ही मैं आगे मूव करता हूं और आप लोगों को ये जो कंटेंट है ये प्रेजेंट करता हूं। तो हमें कुल मिलाकर के दो डेटा सेट्स चाहिए, ठीक है ना। एक डेटा सेट होगा हमारे पास मार्केट मूवमेंट का जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है उसका, यानी कि मार्केट मूवमेंट के नाम पर हम मार्केट इंडेक्स लेंगे। मार्केट इंडेक्स के लिए हम या तो सेंसेक्स को चूज कर सकते हैं या निफ्टी को चूज कर सकते हैं। तो निफ्टी के जो प्राइस मूवमेंट है, एक तो उसका डेटा हम लेंगे और दूसरा हम क्या लेंगे, जो स्टॉक है हमारा उसके प्राइस मूवमेंट का हम डेटा ले लेंगे। और इन डेटा सैंपल्स के बेसिस पर हम किस तरह से बीटा को कैलकुलेट करेंगे उसको भी यहाँ पर बताने की मैंने आपको कोशिश करी है। आप देखिए, बीटा का यहाँ पर आपको फार्मूला दिया जा रहा है कि बीटा इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ इंडेक्स एंड स्टॉक अपॉन वेरिएंस ऑफ इंडेक्स, ठीक है जी। तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इतने जो ये एक फार्मूला देखने को मिल रहा है तो बहुत बड़ा ये स्टैटिस्टिक्स का भारी फार्मूला है। तो बहुत इजीली आप इसे एक्सेल के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको भी मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। और दूसरी बात, आपको ये कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंट फाइनेंशियल वेबसाइट्स के ऊपर बीटा की जो फिगर है वो ऑलरेडी रेडीमेड अवेलेबल रहती है। यहाँ पर फर्दर कोवेरियंस को एक्सप्लेन किया जा रहा है और वेरिएंस को भी एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कोवेरियंस का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ द डिग्री टू विच टू डेटा सेट्स चेंज टुगेदर, और वेरिएंस का मतलब होता है कि मेजरमेंट ऑफ वेरिएंस ऑफ अ डेटा सेट फ्रॉम इट्स मीन। तो ये कुछ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको यहाँ पर एक प्रेजेंट किया गया है। अगेन क्योंकि एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक टोटलिटी में उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताऊं और उसी ऑब्जेक्टिव के साथ मैं आपको बीटा का कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सेल शीट पर आप किस तरह से डेटा आप ले करके आते हैं, डेटा इंपोर्ट करते हैं और वहाँ पर किस तरह से आप इस फॉर्मूले को आप लगा करके आप बीटा की फिगर आप निकाल सकते हैं। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपको घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बीटा की जो फिगर है, बीटा का जो नंबर है, बीटा की संख्या है, बहुत सारी फाइनेंशियल वेबसाइट्स के ऊपर बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है जी। तो आगे मूव ऑन करते हैं हम और देखते हैं कि किस तरह से हम बीटा को कैलकुलेट करते हैं।